नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इस पर जो है डिटेल में चर्चा करेंगे आज विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पर। और ये टॉपिक जो है उत्तराखंड स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा खंड 1 से टॉपिक है आपका। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में पहला टॉपिक है राधा कृष्णन आयोग। तो इस पर हम आज बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि राधा कृष्णन आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए थे। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग जो है उच्च शिक्षा के संदर्भ में बात करता है। तो उच्च शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या सुझाव जो है राधा कृष्णन आयोग ने दिए थे, उन सभी सुझावों पर बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, आप सभी लोग जो हैं वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, राधा कृष्णन आयोग या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखें, राधा कृष्णन आयोग जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसको भारत सरकार द्वारा नवंबर 1948 में जो है इसको क्या किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट के लिए इसको नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर दो डेट आप जरूर याद रखें। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, ठीक है, और राधा कृष्णन आयोग कब नियुक्त किया गया। ठीक है, ये दो चीज़ें आप जरूर याद रखें। देखिए, यह आयोग जो है यानी कि राधा कृष्णन आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो याद रखें कब गठन किया गया था राधा कृष्णन आयोग का। तो राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था 4 नवंबर 1948 में। ठीक है, ये डेट याद रखें। और आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंप दी। तो देखिए, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ, 4 नवंबर 1939 को इसका गठन हुआ। और आयोग ने जो है यानी कि राधा कृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 25 अगस्त 1949 को जो है अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, आप सभी जानते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, और इसलिए जो है इसे राधा कृष्णन आयोग के रूप नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखें, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, और इसलिए जो है इस आयोग का नाम क्या कर दिया गया, राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखें, इसे विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया, इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना तथा तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। तो देखिए, किसके लिए जो है इसका गठन किया गया था राधा कृष्णन आयोग का। तो राधा कृष्णन आयोग का गठन दोस्तों इसलिए किया गया था क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो संरचना है, तो इसमें जो तत्कालीन जो समस्याएं हैं उनको आप पता लगाने के लिए जो है भारत सरकार ने इसका गठन किया था आपका राधा कृष्णन आयोग का। ठीक है, जिसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि देखिए, राधा कृष्णन के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, राधा कृष्णन कौन थे, ठीक है, और उन्होंने जो है कब उनका जन्म हुआ, ये सारी चीज़ें आप सभी ने पढ़ा होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, यानी कि फर्स्ट जो है क्या थे, फर्स्ट जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी कि पहले जो है ये उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये दूसरे राष्ट्रपति भी थे, सेकंड राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड राष्ट्रपति भी थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले व्यक्ति थे, यानी कि जितने भी आयोग हैं, चाहे हम बात करें राधा कृष्णन आयोग की, मुदालियर आयोग की, कोठारी आयोग की, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, तो इन सारे आयोगों में ये पहले अध्यक्ष थे जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है परीक्षा में। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले ऐसे अध्यक्ष थे आयोग के जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, याद रखें कब मिला था ये आप सभी जानते हैं। राधाकृष्णन जो है
देखिए राधा कृष्णन को कब मिला था ये आपको बताना है। तो राधा कृष्णन को कब मिला था भारत रत्न, तो याद रखें जब भारत रत्न की शुरुआत हुई। कब हुई भारत रत्न की शुरुआत, तो आप सभी को पता है 1954 में जो है भारत रत्न की शुरुआत हुई। ठीक है, तो सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला, राधा कृष्णन को मिला और उनके साथ दो और लोगों को मिला। इनकी पहली बार जो भारत रत्न है वो 3 लोगों को मिला। ठीक है, मैं आपको बता दूं, पहला भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न जो है कब से देना प्रारंभ हुआ, 1954 से। ठीक है, तो 1954 में जो है 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, जिसमें पहला नंबर राधा कृष्णन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हैं आपके दूसरे नंबर पर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, दूसरे नंबर पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, नाम याद रखें और साथ ही आप नोट भी करते रहें। और तीसरा है वेंकट रमन। ठीक है, वेंकट वेंकट रमन। ठीक है, इन 3 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया 1954 में। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें क्योंकि ये राधा कृष्णन की हम बात कर रहे हैं। तो राधा कृष्णन को भारत रत्न जो है कब मिला ये पूछा जा सकता है, तो 1954 में मिला और ये आयोग के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जिनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आप और राधा कृष्णन के बारे में जानते होंगे राधा कृष्णन का जन्म कब हुआ। और एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, क्या है देखिए, इम्पोर्टेंट है आपका, देखिए राधा कृष्णन का जन्म से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए राधा कृष्णन का जन्म जो है कब हुआ था, ये याद रखें 5 सितंबर कितने में हुआ था, 1888 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है। तो राधा कृष्णन का जन्म जो है 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये 5 सितंबर जो आप देख रहे हैं, तो इसी 5 सितंबर के दिन हम क्या मनाते हैं, आप सभी जानते हैं इस 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखें राधा कृष्णन से संबंधित आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए राधा कृष्णन जो थे, और क्यों ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, क्योंकि 5 सितंबर को ही जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु में। और इन्हीं के जन्मदिन पर जो है हम क्या मनाते हैं, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष यानी कि 40 साल जो है एक शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए, राधा कृष्णन से संबंधित आपके पूछे जा सकते हैं कि इनको भारत रत्न कब मिला। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ, हम इनके जन्म दिवस पर जो है टीचर्स डे मनाते हैं। तो ये सभी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है सुझाव की बात करते हैं, यानी कि राधा कृष्णन आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए थे। तो इन सुझावों पर हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, देखिए और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, उन्होंने जो है अध्यक्षता की थी राधा कृष्णन आयोग की। और राधा कृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या सुझाव दिए थे, यानी कि क्या क्या प्रपोजल उन्होंने दिए थे, इन पर हम बात करेंगे। पहला है आपका शिक्षण संकाय, जिसको हम टीचिंग फैकल्टी बोलते हैं, यानी कि शिक्षण संकाय यानी कि टीचिंग फैकल्टी के बारे में राधा कृष्णन आयोग ने क्या सुझाव दिए हैं। और दूसरा देखिए शिक्षण का स्तर, यानी कि लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षण का स्तर पर जो है क्या सुझाव दिए राधा कृष्णन आयोग ने। और साथ ही साथ तीसरा देखिए विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त, यानी कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस पर क्या सुझाव दिए हैं राधा कृष्णन आयोग ने। और चौथा देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन, यानी कि स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी और एजुकेशन, तो इस पर जो है क्या सुझाव दिए राधा कृष्णन आयोग ने, इन पर डिटेल में हम बात करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम शिक्षण संकाय। ठीक है, चलिए
तो देखिए दोस्तों, शिक्षण संकाय यानी कि टीचिंग फैकल्टी के बारे में राधाकृष्णन आयोग ने क्या सुझाव दिए। तो देखिए, आयोग के अनुसार जो है शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए। यानी कि क्या कहा था, क्या सुझाव दिया राधाकृष्णन आयोग ने कि जो टीचर्स हैं उनके 4 श्रेणियां हों। कौन कौन सी हों? पहला देखिए प्रोफेसर, दूसरा पाठक, तीसरा आपका व्याख्याता और चौथा प्रशिक्षक। ठीक है। तो आयोग के अनुसार जो है शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए, ये सुझाव दिया। और 4 श्रेणियां कौन कौन सी हों? पहला प्रोफेसर, दूसरा पाठक जिसको हम क्या बोलते हैं, रीडर। ठीक है, ठीक है, रीडर। और तीसरा देखिए व्याख्याता जिसको हम क्या बोलते हैं, लेक्चरर बोलते हैं, यानी कि जो लेक्चर देता है। चौथा देखिए प्रशिक्षक जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेनर बोलते हैं। तो ये 4 श्रेणियां बताई, सुझाव दिए राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, इनको आप याद रखें। ठीक है, सीधे पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार जो है शिक्षकों के 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, किन की बात राधाकृष्णन आयोग ने की है। तो पहला है आपका प्रोफेसर, दूसरा पाठक, तीसरा व्याख्याता और चौथा प्रशिक्षक। ठीक है, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर एंड ट्रेनर। ठीक है, इन 4 श्रेणियों की बात की है। ठीक है, ये सुझाव दिया है राधाकृष्णन आयोग ने। आगे चलते हैं, अगला क्या सुझाव दिया है। अगला है देखिए, शिक्षण कार्य जो है सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखें। राधाकृष्णन आयोग ने क्या सुझाव दिया कि जो शिक्षण कार्य है वो सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको जरूर याद रखें। 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए शिक्षण कार्य एक सप्ताह में। ठीक है, इसको याद रखें दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जो राधाकृष्णन आयोग है वो उच्च शिक्षा की बात करता है। उसने अपने सुझाव जो हैं उच्च शिक्षा के संदर्भ में दिए हैं। दूसरा देखिए, शिक्षक की सेवा अवकाश की उम्र जो है 60 से बढ़ाकर 64 कर दी गई। तो देखिए क्या सुझाव दिया कि जो शिक्षक की जो सेवा अवकाश है शिक्षक का, यानी कि जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट एज क्या कर दी जाए, 60 से बढ़ाकर 64 कर दी गई। ठीक है, याद रखें, सुझाव दिया था राधाकृष्णन आयोग ने। ये दोनों चीज़ें आप याद रखें। पहला कि शिक्षकों के 4 श्रेणियों में विभाजित किया, यानी कि जो टीचिंग फैकल्टी की बात करता है, यानी कि टीचिंग फैकल्टी के बारे में क्या सुझाव दिया कि शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाए, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। और साथ ही साथ शिक्षण कार्य जो है सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद शिक्षक की सेवा अवकाश यानी कि उसकी रिटायरमेंट जो उम्र है वो 60 से बढ़ाकर 64 कर दी गई। ठीक है, ये था आपका शिक्षण संकाय से संबंधित सुझाव। ठीक है, अगला हम बात करेंगे शिक्षण का स्तर यानी कि लेवल ऑफ एजुकेशन के बारे में क्या सुझाव दिए राधाकृष्णन आयोग ने, इस पर बात करेंगे। देखिए विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए राधाकृष्णन आयोग ने क्या कहा कि जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर जो है विद्यार्थियों की संख्या 3000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और जो महाविद्यालय हैं उनमें 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको सीधे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा, कार्य दिवसों की संख्या की बात करें तो एक साल में 180 दिन जो है क्लास चलनी चाहिए। ठीक है, परीक्षा को छोड़कर, यानी कि एग्जाम को छोड़कर जो है एक वर्ष में 180 दिन जो है आपकी कक्षा चलनी चाहिए। ये किसने कहा है? ये कहा है राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है, इनको याद रखें। और सप्ताह की बात करें, मैंने अभी आपको बताया शिक्षण कार्य सप्ताह में 18 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए, और साल में 180 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा को छोड़कर। ठीक है, तो ये आप याद रखें। कार्य दिवस की संख्या एक साल में 180 दिन की होनी चाहिए, परीक्षा को छोड़कर। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, अध्ययन के किसी भी कोर्स के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सुझाव था राधाकृष्णन आयोग का कि जो अध्ययन के लिए जो कोर्स होता है तो उसमें पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। यानी कि पाठ्य पुस्तक निर्धारित आपके 8th 9th जो छोटी क्लासेज होती हैं उनके लिए जो है होनी चाहिए, लेकिन जो क्लासेस बड़ी होती हैं कॉलेज में, आपका जो ग्रेजुएशन और पीजी लेवल में जो आपकी जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, निर्धारित नहीं की जानी चाहिए,
ये राधा कृष्णन आयोग ने कहा। ठीक है, यानी कि फिर बच्चा जो है क्या करता है, आगे शोध कार्य करता है, तो जो है बुक्स वगैरह जो है पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की जानी चाहिए, ये आयोग ने अपना सुझाव दिया। ठीक है, उसके बाद अगला सुझाव क्या दिया, देखिए अगला सुझाव दिया है परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्रेणी के लिए जो है न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः जो है 70, 55 और 40% होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि परीक्षाओं के, यानी कि राधाकृष्ण आयोग ने क्या कहा कि परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए जो फर्स्ट होगा, यानी कि फर्स्ट डिवीजन होगा, वो कितने से होगा 70%, और सेकंड डिवीजन जो होगा वो होगा आपका 55% में, और थर्ड डिवीजन जो होगा, थर्ड श्रेणी में जो आएगा वो आएगा 40% में। ये बात किसने की है, ये कही है राधा कृष्णन आयोग ने। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा चल रहा है, अभी क्या है आपका फर्स्ट 60 में है, और सेकंड 45 में, और थर्ड जो है 33 में है। ठीक है, लेकिन ये संस्तुति किसके द्वारा दी गई थी, ये राधा कृष्णन आयोग ने दी थी कि परीक्षाओं के स्तर को उठाने के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो श्रेणी है उसमें परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो राधा कृष्णन आयोग ने बताया कि जो फर्स्ट डिवीजन है, यानी कि जो फर्स्ट श्रेणी है वो 70%, सेकंड श्रेणी में आएगा 55% और थर्ड श्रेणी में 40%। तो ये सुझाव था राधा कृष्णन आयोग का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला है आपका विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त। ठीक है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ठीक है, देखिए विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त के संबंध में राधाकृष्णन आयोग ने जो है क्या सुझाव दिए। देखिए, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें साझी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा और राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए, ये राधाकृष्णन आयोग ने सुझाव दिया था। ठीक है, कि शिक्षा को जो है उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको समवर्ती सूची के बारे में बता दूं। आप सभी जानते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, तो समवर्ती सूची को जो है कब जो है उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया, मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो हमारा संविधान है, तो प्रारंभ में हमारा संविधान जो है कितनी अनुसूचियां थी हमारे संविधान में, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, उन 8 अनुसूचियों में जो 7 नंबर की अनुसूची है, 7वीं नंबर की अनुसूची है, उसमें बात की गई है 3 सूचियों की। ठीक है, कौन कौन सी 3 सूचियां हैं, पहला है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, क्या है पहला, समवर्ती सूची है। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए पहला समवर्ती सूची, दूसरा क्या है संघ सूची। ठीक है, और तीसरा है आपका राज्य सूची। ठीक है, ये 3 आपने पढ़े होंगे, मैं एक बार दोबारा इसको लिख देता हूं। देखिए, समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में जो है उच्च शिक्षा को कब रखा गया, ये मैं भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें बात की गई है 3 सूचियों की। ठीक है, कौन कौन सी 3 सूचियां हैं, पहला है आपका समवर्ती सूची। ठीक है, कौन सा है, समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची पहला, दूसरा है आपका संघ सूची। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका राज्य सूची। ठीक है, तो देखिए जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी गई हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ठीक है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। समवर्ती सूची में संघ व राज्य का मिला जुला अधिकार होता है समवर्ती सूची में, और संघ सूची में पूरा अधिकार केंद्र सरकार का होता है और राज्य सूची में राज्य का होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया, उच्च शिक्षा को, तो देखिए समवर्ती सूची में उच्च शिक्षा को रखा गया, कब रखा गया, 1976 में। ठीक है दोस्तों, 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था, मैंने आपको बताया है। तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखें इसको, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, और इसी संशोधन में जो है उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। क्लियर है। ठीक है, तो राधाकृष्णन आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, तो उस समय प्रयास हुआ, लेकिन
उसके बाद जो है काफ़ी प्रयास के बाद जो है 1976 में जो है उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है दोस्तों, किस संशोधन के तहत रखा गया अगर आपको पूछा जाता है तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में, इसके तहत जो है उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है दोस्तों, और ये 7वीं अनुसूची में है। ये 3 सूचियां मैंने बता दिया आपको, समवर्ती, संघ और राज्य सूची। और उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत रखा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने और महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना की जानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो किसने जो है यूजीसी की स्थापना का सुझाव दिया, क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो आप याद रखें, राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, तो विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाने और जो महाविद्यालय हैं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के लिए राधा कृष्णन आयोग ने कहा कि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होना चाहिए। तो इसकी स्थापना की जानी चाहिए। इसका सुझाव किसने दिया? राधा कृष्णन आयोग ने दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना की जानी चाहिए, ये सुझाव किसने दिया? तो ये सुझाव दिया राधा कृष्णन आयोग के द्वारा। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, चल अगला बिंदु है दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग ने जो है विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए, कैसा संगठन होना चाहिए, इस पर क्या क्या सुझाव दिए, इन पर हम बात करेंगे। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहले देखिए, उच्च शिक्षा के 3 स्तर बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उच्च शिक्षा के 3 स्तर कौन कौन से बताए हैं? देखिए, उच्च शिक्षा के 3 स्तर होने चाहिए, ये राधा कृष्णन आयोग ने कहा है। ठीक है, पहला है देखिए स्नातक स्तर, यानी कि स्नातक स्तर कितने वर्ष का होना चाहिए? 3 वर्ष का होना चाहिए स्नातक स्तर, यानी कि आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, तो ग्रेजुएशन कितने वर्ष का होना चाहिए? 3 वर्ष का होना चाहिए। ये किसने कहा? राधा कृष्णन आयोग ने कहा। ठीक है, दूसरा देखिए, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन कितने वर्ष का होना चाहिए? 2 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कितना होना चाहिए? पीजी होना चाहिए 2 वर्ष का। ठीक है, और तीसरा बताया है शोध, यानी कि जो रिसर्च है, तो रिसर्च के लिए न्यूनतम 2 वर्ष जो है का समय होना चाहिए। ये किसने कहा है? राधा कृष्णन आयोग ने कहा है। तो राधा कृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के 3 स्तर बताए हैं, इनको याद रखें। 3 स्तरों का सुझाव दिया, स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध। तो स्नातक 3 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन 3 वर्ष का होना चाहिए। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन 2 वर्ष का होना चाहिए। और शोध यानी कि रिसर्च जो है, न्यूनतम जरूर याद रखें, न्यूनतम यहाँ पर 2 वर्ष। ठीक है, अधिकतम हो सकता है 2 से आगे 3 वर्ष लग सकते हैं रिसर्च करने में। ठीक है, 4 वर्ष लग सकते हैं, 5 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन न्यूनतम आपका 2 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखें, अगर पूछा जाता है तो न्यूनतम लगा हुआ जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। क्लियर हो गया? उच्च शिक्षा के 3 स्तर बताए हैं, स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध। ठीक है, चल उसके बाद उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियां बताई। ठीक है, तो उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियां कौन कौन बताई हैं? कि उच्च शिक्षा में 3 श्रेणियां होनी चाहिए, कला, विज्ञान और व्यावसायिक और तकनीकी। ठीक है, यानी कि आर्ट्स एंड साइंस एंड आपका व्यावसायिक और तकनीकी। ठीक है, ये 3 चीजें बताई, यानी कि उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियां होनी चाहिए। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे है आपका, देखिए, व्यावसायिक तथा तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। तो देखिए, राधाकृष्णन आयोग ने ये कहा कि जो व्यावसायिक तथा जो तकनीकी शिक्षा है, ठीक है, उसके लिए जो है विश्वविद्यालयों में अलग अलग जो है विभाग खोले जाने चाहिए। ये सुझाव दिया था राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है, हमने अभी बात की जो आपका कला, विज्ञान और व्यावसायिक तथा तकनीकी जो था आपका स्तर, तो वहाँ से उनने लास्ट जो व्यावसायिक तथा तकनीकी विषय हैं, इसके लिए जो है विश्वविद्यालय में क्या होना चाहिए? अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए, ये सुझाव दिया। तो क्या क्या वो अलग अलग विभाग हैं? देखिए, पहला है शिक्षक शिक्षा, दूसरा आपका कृषि शिक्षा, तीसरा वाणिज्य शिक्षा, चौथा आपका तकनीकी शिक्षा, पांचवा
चिकित्सा शिक्षा और छठा है आपका कानूनी शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षक शिक्षा से संबंधित है आपका जैसे बीएड, एमएड जो होता है, डीएलएड वगैरह। ठीक है, कृषि शिक्षा की बात करें तो कृषि शिक्षा आपका एग्रीकल्चर से संबंधित। ठीक है, और उसके बाद आपका कॉमर्स वाणिज्य शिक्षा के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, और एग्रीकल्चर के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, और शिक्षक शिक्षा के लिए टीचर्स एजुकेशन के लिए अलग जो है आपका डिपार्टमेंट होना चाहिए, और तकनीकी शिक्षा के लिए अलग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से संबंधित जैसे आपका बीटेक, एमटेक। ठीक है, और वैसे ही चिकित्सा शिक्षा के लिए यानी कि मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, और कानूनी शिक्षा के लिए यानी कि लीगल एजुकेशन के लिए आपका एलएलबी, एलएलएम जो है जैसे आपकी कानूनी शिक्षा है, इनके लिए भी अलग विभाग होनी चाहिए। ये बात की है राधाकृष्णन आयोग ने, इसको आप जरूर याद रखें। व्यावसायिक तथा तकनीकी विषयों के लिए विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग खोले जाने चाहिए। बात करें शिक्षक शिक्षा की जैसे बीएड, एमएड, डीएलएड वगैरह, और कृषि शिक्षा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एजुकेशन दी जाती है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। वाणिज्य शिक्षा के लिए, कॉमर्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा के लिए अलग जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित जैसे आपका बीटेक, ईटेक है, बीटेक, एमटेक, तो इनके लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। चिकित्सा के लिए यानी कि मेडिकल एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। कानूनी शिक्षा के लिए जैसे आपका एलएलबी, एलएलएम जो है, इनके लिए अलग विभाग होने चाहिए। ये बात की है राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है, और वो चीज़ें, ये चीज़ें आजकल आप देखते भी होंगे विश्वविद्यालयों में। ठीक है, महाविद्यालयों में। ठीक है, ये सुझाव किसने दिया? राधाकृष्णन आयोग ने दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे दोस्तों, मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखिए, राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष। दूसरा देखिए, इस आयोग के सचिव कौन थे? तो सचिव थे निर्मल कुमार जो है सचिव थे राधाकृष्णन आयोग के। तीसरा देखिए, यह आयोग जो है 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। ठीक है, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके बाद पहला आयोग था आपका राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, इस आयोग ने जो है 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। ठीक है, ये डेट जरूर याद रखें आप, 25 अगस्त और 4 नवंबर वाली। ठीक है, 4 नवंबर को नियुक्त किया गया था, 4 नवंबर 1948 में, और 25 अगस्त 1949 को जो है इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। और जितने भी इसने सुझाव दिए, जो भी दिए, ये सारी चीज़ें जो है इसने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट किसको दी? भारत सरकार को सौंपी। ठीक है, अगला बिंदु देखिए, अगला है आयोग का मुख्य उद्देश्य, यानी कि राधाकृष्णन आयोग का मुख्य उद्देश्य जो था उच्च शिक्षा संबंधित समस्याओं का पता लगाना था। यानी कि उच्च शिक्षा में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का पता लगाना जो है राधाकृष्णन आयोग का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, और इस आयोग में सदस्य थे आपके 10 सदस्य थे राधाकृष्णन आयोग में। पूछा जा सकता है कभी आपको कि राधाकृष्णन आयोग में कितने सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश देना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि 12th जो है आपका 12 वर्ष की जो विद्यालयी शिक्षा है उसको कंप्लीट करने के बाद ही जो है उनको जो है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाए। उसके बाद देखिए, आयोग ने जो है अपना प्रतिवेदन जो भारत सरकार को दिया उसमें कितने पृष्ठ थे, अब ये पूछा जा सकता है। तो राधाकृष्णन आयोग ने जो है आपका 747 पृष्ठों का प्रतिवेदन जो है भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें, 747 पृष्ठों का प्रतिवेदन जो है भारत सरकार के समक्ष जो है प्रस्तुत किया। उसके बाद देखिए, सायंकालीन कक्षाएं जो हैं प्रारंभ किया जाना चाहिए, यानी कि सायंकालीन जो कक्षाएं हैं उनको प्रारंभ किया जाना चाहिए। ये सुझाव भी दिया था राधाकृष्णन आयोग ने कि जो नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनको जो है उनके लिए सायंकालीन कक्षाओं का प्रारंभ किया जाना चाहिए, ये आपका सुझाव था राधाकृष्णन आयोग का। उसके बाद देखिए, अगला यूजीसी के गठन की सिफारिश की थी, मैंने अभी आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के गठन की सिफारिश की थी राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, सभी छात्रों को एनसीसी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, ये सुझाव भी दिया था राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों हमने देखा राधा कृष्णन आयोग। तो आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने बात की राधा कृष्णन आयोग की और साथ ही साथ राधा कृष्णन आयोग ने कौन कौन से सुझाव दिए, चाहे वो आपके शिक्षण संकाय से संबंधित हो या फिर शिक्षण का स्तर या फिर विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त से संबंधित सुझाव हो या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन से संबंधित सुझाव हो। तो इन सभी सुझावों पर हमने बात की और बात की कि शिक्षण संकाय यानी कि टीचिंग फैकल्टी में आयोग ने जो है शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया। मैंने बताया आपको प्रोफ़ेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक और साथ ही साथ हमने शिक्षण का स्तर देखा। तो सभी बिंदु पर हमने बात की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आज हमारी ये महत्वपूर्ण जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है और जुड़े रहिएगा संकल्प स्टडी पॉइंट से। थैंक यू वेरी मच।